हेलो एवरीवन, मैं फ्यूचर एजुकेशन की तरफ से कौशल द्विवेदी आप लोगों के बीच में। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सीबीएसई ने अपना जो म्यूज़िक सब्जेक्ट है उसके लिए टाइम टेबल लॉन्च कर दिया है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए कर दिया हुआ है। और जो म्यूज़िक का एग्ज़ामिनेशन है वो 5 मार्च को उसका डेट आया हुआ है। तो जो भी बच्चे सीबीएसई पैटर्न से म्यूज़िक एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्व रखेगा। और वे बच्चे जो स्कूल में एडमिशन तो ले चुके हैं लेकिन अंडर तैयारी वगैरह के लिए कहीं और गए हुए हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, जीआरएफ कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी कर रहे हूँ, जेई की, उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि वो इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से पढ़े हुए नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप कि जो इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट होती है वो आपके लिए जीवन पर्यंत बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आपके लिए अदा करती है। आप कहीं जॉब में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं आपके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे अगर आप बस थोड़ा सा ध्यान दे दें और थोड़ी सी मेहनत कर दें तो आपको मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं इसमें, कंपेयर टू केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाने का प्रयास किया हुआ हूँ कि जो लोग हैं म्यूजिक सब्जेक्ट जिनका है और जिनके लिए मार्क्स मायने रखते हैं, परसेंटेज मायने रखता है, वो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड द्वारा जो सैम्पल पेपर इशू किया गया है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि उस सैम्पल पेपर को हम सॉल्व आउट करें। क्योंकि अगर हम प्रॉपर वे में अगर सैम्पल पेपर भी अगर 2 या 3 सॉल्व कर लेते हैं तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि नहीं, हम किस तरह से हमसे सवाल पूछे जाएंगे, हमको किस तरह से रिप्लाई करना है, किस तरह से जवाब देना है और किस तरह से हम मैक्सिमम मार्क गेन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सैम्पल पेपर का क्वेश्चन आया कैसा है, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन ओपन कर लिया हुआ है और इसमें बता रहा है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इस तरह से 3 सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले सेक्शन के जो क्वेश्चन होंगे वो 1 नंबर के होंगे और 8 MCQ के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे सेक्शन में आप समझ लीजिए कि लघुत्तरी प्रश्न होंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे और ऐसे प्रश्नों की संख्या जो होगी वो आप मान के चलिए 5 होगी। तो 5 दूना 10 नंबर लघुत्तरी से मिल जाएंगे, 8 नंबर आपको MCQ से मिल जाएंगे, 18 नंबर हो गया। और सेक्शन सी से आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे जो कि 6-6 मार्क्स के होंगे और इस प्रकार आपके 30 नंबर थ्योरी में आपके हो जाते हैं और 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो अपना ये 30 नंबर हम कैसे सिक्योर करेंगे, इस चीज़ के लिए हमको आगे बढ़ना होगा और हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपके पास सैम्पल पेपर नहीं है तो आप सैम्पल पेपर सबसे पहले सीबीएसई के साइट पे जाकर के लोड कर लीजिए और लोड करने के बाद हम लोग जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि रिस्पेक्ट ऑफ द टाइटल आफतान मौशिकी, आफतान मौशिकी का जो टाइटल था वो किसको मिला हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है अब्दुल करीम खान, ए, बी दिया है बड़े गुलाम अली खान, सी दिया है फयाज़ खान और डी दिया हुआ है तानसेन। तो इसका सही जवाब जो है वो है 3 फयाज़ खान। फयाज़ खान साहब जो थे उनको आफतान मौसिकी का पुरस्कार सन 1911 में मिला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पहला उत्तर होगा वो होगा फयाज़ खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है संगीत रत्नाकर वाज रिटेन इन 10th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 15th सेंचुरी। ये पूछ रहा है संगीत रत्नाकर कब लिखा गया। तो संगीत रत्नाकर लिखा गया 13वीं शताब्दी में, जिसको पंडित सारंगदेव ने लिखा और जो कि संगीत के परिदृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत में लिखा हुआ यह ग्रंथ है। टोटल 7 अध्यायों में यह ग्रंथ लिखा गया, इस कारण इसको सप्ताध्यायी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आपका स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकरण अध्याय, प्रबंधाध्याय, वाद्याध्याय, तालाध्याय, नृत्याध्याय, इन 7 अध्यायों में इसकी चर्चा की गई। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो होगा 13th सेंचुरी, अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी है 13वीं शताब्दी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है ग्राम दैट बिकम्स
एग्जिस्ट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ये कह रहा है कि वर्तमान समय में कौन सा ग्राम एग्जिस्ट नहीं करता है, कौन सा ग्राम वर्तमान समय में नहीं है। तो जैसा कि नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत जी से लेकर के जितने भी हमारे पास संगीतज्ञ हुए, आपके दत्तिल हुए, आपके मतंग हुए, आपके नारद मुनि हुए, सारंगदेव हुए, अहोबल हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग, इन सब लोगों का यह मानना है कि वर्तमान समय में गांधार ग्राम जो है वह पृथ्वी पर उपस्थित नहीं, वह गंधर्वों के साथ वापस चला गया। जब आप डिटेलिंग में पढ़ेंगे मार्ग संगीत, देशी संगीत, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी गांधार क्या होते हैं, क्या चीज़ें हैं, या फिर आगे अगर क्वेश्चन वैसा आता है तो मैं कुछ बताने का प्रयास करूँगा। तो तीसरे का हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधार ग्राम, गांधार ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिख रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमको स्टेटमेंट चूज करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट जो दे रहा है वो दे रहा है मालकोस इज एन आड़ो जाति राग, मालकोस आड़ो जाति का राग है। दूसरा दे रहा है जोड़ी स्ट्रिंग ऑफ तानपुरा आर ट्यून्ड इन सास्वर, जो जोड़ी का तार होता है तानपुरे का वह सास्वर से मिलाया जाता है। तीसरा दे रहा है पंडित कृष्णराव शंकर पंडित बिलोंग टू द पटियाला घराना, कृष्णराव शंकर पंडित पटियाला घराना से बिलोंग करते हैं। अगला दे रहा है कि संधि प्रकाश रागाज आर यूजिंग शिंग इन द आफ्टरनून, जो संधि प्रकाश राग होते हैं वह दोपहर में गाए जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संधि प्रकाश राग का जो टाइम पीरियड होता है वो सुबह 4 से 7 होता है, इसलिए ये गलत है चौथा वाक्य जो है। और जो सी है वो दे रहा है पंडित कृष्णराव शंकर पंडित बिलोंग टू द पटियाला घराना। आप जानते हैं कि पंडित कृष्णराव शंकर पंडित ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे, इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन है कि जोड़ी स्ट्रिंग ऑफ द तानपुरा आर द ट्यून इन सात स्वर, बिल्कुल सही। जो तानपुरे का जोड़ी का तार होता है वह मध्य सप्तक के साथ मिलाया जाता है, ये कथन सही है। और पहला कथन जो है कि मालकोस इज एन आड़व जाति राग, तो मालकोस बिल्कुल आड़व जाति का राग होता है क्योंकि इसमें रे और प वर्जित होता है। तो इसका ए और बी सही है। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दे रहा है कि ए एंड बी, दूसरा दे रहा है ए एंड सी, तीसरा दे रहा है बी एंड सी, चौथा दे रहा है कि बी एंड डी। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही है, ए एंड बी। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन था चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है। चौथे के लिए पहला ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए, ठीक है, जिसमें ए प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप क्या कहते हैं कि सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लेंगे तब आप इस चीज़ को मिलाएंगे तो आपको चीज़ अच्छी तरह समझ में आएगी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ रहा है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर वही क्वेश्चन है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज़ करना है। पहला जो स्टेटमेंट दे रहा है वो दे रहा है कि ब्रैकेट्स साइन इज़ यूज्ड फॉर द खटका, खटके के लिए ब्रैकेट का कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, चलिए ठीक है। कोमल गन आर यूज्ड इन भैरव, भैरव में ग और नी कोमल होते हैं। अगला स्टेटमेंट है देयर आर नो फ्रेट्स इन तानपुरा, तानपुरे में किसी प्रकार कोई फ्रेट नहीं होता है। और चौथा क्वेश्चन आपका है कि आलाप इज संग इन द स्लो टेम्पो, आलाप जो होता है वो स्लो टेम्पो में गाया जाता है। तो हम जानते हैं कि आलाप स्लो टेम्पो में गाया जाता है, मतलब डी ऑप्शन सही है। दूसरा है इससे देयर आर नो फ्लैट्स इन तानपुरा, तानपुर में कोई फ्लैट नहीं होता, ये भी ऑप्शन सही है, मतलब सी वाला भी सही है, डी वाला भी सही है। दूसरा है कि कोमल गनी यूज्ड इन द भैरव, भैरव में ग और नी कोमल का प्रयोग होता है जो कि गलत कथन है, वहाँ पे ग और नी शुद्ध प्रयोग होता है और रे और ध कोमल प्रयोग में लाया जाता है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन गलत है। और पहला ऑप्शन है ब्रैकेट इज साइन ऑफ द यूज फॉर द खटका, ब्रैकेट जो होता है वो खटके के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही कथन है। तो मतलब ए सी और डी ये ऑप्शन हमारा सही है, ए सी और डी। और ए सी और डी का ऑप्शन जो वो पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है, इसका मतलब है कि पाँचवें का जो है, पाँचवें का ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए प्लस सी प्लस डी, ये ऑप्शन जो हमारा है वो सही है। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारा है छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में वो कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, छठे क्वेश्चन में मैचिंग के लिए दे रहा है। तो मैचिंग के लिए क्या दे रहा है, एक तरफ दे दिया है संगीत रत्नाकर, दूसरी तरफ दे दिया है धमार, तीसरी तरफ दे दिया है झपताल और आगे दे दिया है संगीत रत्नाकर, सॉरी यहाँ पे दिया है संगीत पारिजात, यहाँ पे संगीत पारिजात दिया है, यहाँ पे संगीत रत्नाकर दिया है, संगीत रत्नाकर। अब 4 ऑप्शन उसने क्या दिया है मैचिंग के लिए,
मैचिंग के लिए उसने जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन है आपके 14 मात्रा, अगला दिया हुआ है सप्ताध्यायी, सप्ताध्यायी, अगला ऑप्शन दिया है पंडित अहोबल, पंडित अहोबल, और अगला ऑप्शन दिया हुआ है 10 मात्रा, 10 मात्रा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संगीत पारिजात के रचनाकार अहोबल जी हैं, धमार 14 मात्रा का होता है, झपताल 10 मात्रा का होता है, रत्नाकर को सप्ताध्यायी कहते हैं, रत्नाकर क्या कहते हैं, सप्ताध्यायी कहते हैं। ठीक है, तब इसमें ऑप्शन क्या बन रहा है, इसमें ऑप्शन बन रहा है कि ए का 1, बी का 2 गलत, ए का 2 गलत हो गया, ए का 3, ए का 4, बी का 1, ठीक है, सी का 3, ए का 1 हो गया, ए का 1 बता रहा है, गलत हो गया, बी का 2, ए का 2 ये गलत है, ए का 3 ठीक है, बी का 1 ठीक है, सी का 4 ठीक है, और डी का 2 ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसमें आंसर क्या इसका होगा, ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन ये सही है। ठीक है, इस मिलान को आप करके अपने सिंपल पेपर में आप एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आएगा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बता रहा है स्टेटमेंट एक दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को हमको चेक करना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही इसमें है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द संगीत रत्नाकर देयर आर 15 टाइप्स ऑफ द गमक, कह रहा है संगीत रत्नाकर के अनुसार 15 प्रकार गमक माने गए। दूसरी ओर कह रहा है शुद्ध मूर्छना आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच ग्राम, हर ग्राम से शुद्धा मूर्छना जो होती है उसका निर्माण होता है। तो क्या ये कथन सत्य है? तो जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सत्य है, दोनों कथन सत्य है। रत्नाकर के अनुसार अर्थात सारंगदेव ने 15 प्रकार गमक माने थे, अहोबल जी ने 20 माने हुए थे, पारसदेव ने 7 माने हुए थे, सैनी घराने ने 22 माने हुए थे, दक्षिण भारत में 10 प्रकार गमक माने जाते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो पहला स्टेटमेंट जो वो सही है कि संगीत रत्नाकर के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि 15 प्रकार गमक माने गए। दूसरा है कि शुद्धा मूर्छना आर द प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ईच ग्राम, बिल्कुल सही है क्योंकि हर ग्राम की 4 मूर्छनाएं माने जाती हैं, 4 प्रकार उसके माने जाते हैं। इसमें आपका शुद्धा होता है, अंतर संहिता, काकली संहिता, अंतर काकली संहिता, ये 4 प्रकार की माने जाते हैं। तो दोनों के दोनों ऑप्शन जो इसके हैं वो सही हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, ये बिल्कुल सही है। 7वें का जो पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अब हम लोग आते हैं 8वें पे। स्टेटमेंट दे रहा है पंडित अहोबल इज द पायनियर म्यूजिशियन ऑफ द एस्टैब्लिश स्वराज ऑन द स्ट्रिंग ऑफ वीणा। क्या वह महान संगीतज्ञ आपके अहोबल जी हैं जिन्होंने सबसे पहले वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की? ठीक है, एस्टैब्लिश स्वर ऑन द स्ट्रिंग ऑफ वीणा, जी हाँ। दूसरा, रूपक ताल हैज़ इट्स खाली ऑन 4th बीट, कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि रूपक ताल का खाली जो होता है वो 4थे मात्रे पे होता है। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि रूपक का खाली जो होता है वो पहले मात्रा पे कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि खाली होता ही नहीं है। दूसरी चीज़ है जो हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा हुआ था कि अहोबल इज द पायनियर म्यूजिशियन विद एस्टैब्लिश्ड स्वराज ऑन द स्ट्रिंग ऑफ वीणा, बिल्कुल सही है। अहोबल ही वो पहले कलाकार हैं जो वीणा के तार पर लंबाई को आधार मानते हुए सबसे पहले स्वरों की स्थापना की हुई थी। तो उसमें पहला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द फॉल्स। ठीक है, तो इसमें हम आते हैं तो दे रहा है ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। स्टेटमेंट 2 दे रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स। तीसरा स्टेटमेंट दे रहा है फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो तीसरा ऑप्शन जो इसका है 8वें का तीसरा ऑप्शन, 8वें का जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, ये रहा सेक्शन ए। सेक्शन ए के 8 क्वेश्चन हैं और MCQ एक ऐसा विधा होता है कि जिसमें आप या तो पूरी तरह सही होते हैं या तो पूरी तरह आप गलत होते हैं। इसलिए MCQs को आप बहुत ही ध्यान से कभी भी किसी भी जगह पे किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हो, आप MCQ जब भी सॉल्व करने जाते हैं तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास उस सब्जेक्ट को लेकर के, उस टॉपिक को लेकर के डेप्थ में नॉलेज हो और आप उस चीज़ को पढ़े हों और उसके बाद आप उस चीज़ को करें, क्योंकि MCQ आपको 100% नंबर देता है और 100% आपसे नंबर ले भी लेता है। ठीक है, या तो पूरी तरह सही होगा या तो पूरी तरह से गलत होगा।
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने आज सेक्शन ए आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। कल मैं आप लोगों के साथ सेक्शन बी डिस्कस करूंगा और परसों फिर मैं सेक्शन सी डिस्कस करूंगा। और इस तरह मैं प्रयास करूंगा कि एक सीरीज चलाऊं अपने उन बच्चों के लिए जो कि जो कि इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन बैठने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड से, और जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं वीडियो जल्दी ही लेकर के आना शुरू करूँगा। और आप लोगों में से किसी को कोई और चीज़ पूछनी हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर भी ऐसे किसी बच्चे के पास हमारे वीडियो जाता है जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, यूपीटीएसटी पीएचडी हो गया, आपका जीआरएफ हो गया, आपका बीपीएससी वगैरह का लगातार वैकेंसी चल रहा है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारी क्लासेस ऑलरेडी चलती हैं और फिर उनको हम एक अच्छा गाइडलाइन दे सकते हैं, मे बी जैसा हमें लगता है। और अगर हम आपके किसी काम आ सकें तो हमारे लिए खुशी की बात है। और हम चाहेंगे अगर वीडियो हमारा आपके लिए उपयोगी है और आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जिनको आवश्यकता हो इस सब्जेक्ट्स के उनके पास शेयर करें, ताकि उनके लिए भी उनका जो सब्जेक्ट है थोड़ा आसान हो सके, उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। इन्हीं बातों के साथ मैं विदाई लूँगा। और इस प्लेटफॉर्म का नाम फ्यूचर एजुकेशनल हब, जैसा कि आप जानते हो, और मैं आप लोगों का अपना कौशल द्विवेदी। थैंक यू वेरी मच।